बताया था क्लास में, जैसे अभी शुरू से पढ़ाइए, जैसे संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान सभा, और आगे बढ़ते हुए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1833 का, चार्टर्ड एक्ट 53 का। लेकिन जो सिलेबस हमको भेजा गया है वहाँ पहले हमको विशेषता ही पढ़ाई है। अब शुरू कर दिया हूँ तो इसी को, इसमें 4 क्लास होगी और जितना क्लास होनी उतने पढ़ाना भी है, इसलिए इसको मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। मैं कल भी कहा था क्लास में, सिलेबस जो है उसी ढंग से हमको दिया गया, उसे होना चाहिए था। संवैधानिक विकास ही पढ़ाना चाहिए था पहले, लेकिन इसके बाद है 2 क्लास संवैधानिक विकास पढ़ाना है लास्ट में। जब विशेषता पढ़ लेंगे तो आप लोग संवैधानिक विकास पढ़िए कि कैसे कैसे संविधान बना, कौन कौन से ठीक। हम लोग कर रहे थे कि सर वहाँ से पढ़ाइए, क्योंकि जैसे है, क्योंकि ये सब वहाँ से जैसे हम लोग को मिलेगा वैसे ही पढ़ाएंगे। और विशेषता तो 4 क्लास में पढ़ाना है, 60 में पढ़ाना चाहिए। अब 4 क्लास में पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तृत होता ही जाएगा, नहीं तो मूल अधिकार का प्रावधान है, थोड़ा सा बता देते हैं कि मूल अधिकार है। जब उतनी क्लास लेनी है तो हम थोड़ा विस्तृत करते जा रहे हैं। तो कल कौन कौन सी विशेषता होगी? 3 हो गई थी ना। सबसे बड़ा संविधान, विश्व का लिखित संविधान, और कठोर और लचीला संविधान, और मूल अधिकार चल रहा था ना। एक और कोई बताए थे, नम्यता और नम्यता का, हाँ, केंद्र की ओर झुकाव। मूल अधिकार चल रहा था ना, 14 हो गया था ना, 14-15 कोई पसंद पढ़ा रहे। और 14 से 18 तक समानता का अधिकार होता है, ढकलना। इसको भी हम नोट करा देंगे, तो मूल अधिकार है सर, इसमें सब बटे हैं, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये क्योंकि ये पिक्चर इस पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आइडिया रहेगा, एक खाका बना के याद आएगा। नोट करिए, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, में सब 6 स्वतंत्रताएं दी गई है ना। 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा है, शोषण के विरुद्ध। 23 और 24, 23 और ऐसे लिख लीजिए, जैसे समानता का अधिकार है तो 14 से 18 ऐसे हो गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे जैसे एक इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग विशेषता की भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है 25 से 28 तक। अगला नोट करिए, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है ज़्यादा, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक में। और सांस्कृतिक में शिक्षा का भी है कि जैसे कोई धर्म है तो अपने धर्म के अनुसार वो जिसे शिक्षा का वो कर सकता है, स्कूल खोल सकता है और शिक्षा के लिए कर सकता है, अपनी संस्कृति को कर सकता है, अटूट रहे, उसको छोड़े न। लेकिन उसको सरकारी सहायता नहीं मिलती है। जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी
उन कॉलेजों या स्कूल में कोई भी संस्थान है वहाँ सरकारी सहायता नहीं मिलती है। हो गया। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक इसको बताए भी थे ना थोड़ा सा। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, 226 में बताया था, लेकिन वो मूल अधिकार में नहीं है। मूल अधिकार में क्या है? 32 ही है। 31 कहाँ गए? अनुच्छेद 31 के बारे में बता दीजिए। अनुच्छेद 31 हाँ 31 उसमें नहीं है। उसका क्या होगा? निश्चित कर दिया गया है, उसमें कुछ पार्ट है। अब तो 35 तक है, तो कहीं मूल अधिकार तो 33-34 क्या है दूसरा है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इनको स्वतंत्रताओं में शामिल किया गया। इसका मतलब नहीं कि सब शामिल ही किए गए। मूल अधिकार में 33 भी है, 34 भी है, 35 भी है। तो कल क्या पढ़ा रहा था? 15 ना, 15 हो चुका था। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा जन्म स्थान, लिंग, जाति, नस्ल, वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें 15 पढ़ेंगे तो इसमें कई है, उप सेक्शन 15, 1, 2, 3, 4, 5, उसको हमको यहाँ नहीं पढ़ना है इतना। इसलिए जब मूल अधिकार हम लोग पढ़ेंगे एक एक पॉइंट पर उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक। और 16 तो बताए थे ना कि 15 का वह अपवाद है एक तरह से, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब इन आधारों पर सामाजिक रूप से शैक्षणिक, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, और नया आधार क्या जोड़ा गया? 103 में संविधान संशोधन से आर्थिक रूप से पिछड़ा, इससे जोड़ा गया 103 में संविधान संशोधन से आर्थिक रूप से पिछड़े। जो आरक्षण लागू हुआ है EWS का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसको आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उसमें क्राइटेरिया होगा जो भी कुछ 8 लाख तक है ना, कि माता पिता की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। और है जिन कुछ है जमीन का, प्लाट का, जो भी हो, एक इसमें नया शामिल कर लिया गया। तो आरक्षण का अधिकार, आरक्षण का आधार क्या हो गया? शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सामाजिक रूप से पिछड़ा और आर्थिक रूप से। और आर्थिक रूप से पिछड़ा में कौन शामिल होते हैं? जो लोग अब तक आरक्षण श्रेणी में नहीं आते थे, जो उससे बच गए थे, वो लोग इसमें शामिल कर लिए गए। अब है अगला सेक्शन अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का हक। अस्पृश्यता का मतलब समझ छुआछूत। उस समय प्रावधान हुआ जब संविधान बना था, तो उस समय बहुत ज़्यादा भेदभाव था, छुआछूत थी। इसलिए संविधान को किया गया अधिकार की इसका अंत। और 18 है फिर उपाधियों का अंत। अब कोई उपाधि किसी को नहीं मिल सकती सिवाय शिक्षा की। तो जैसे पहले लोगों को मिलती थी ना कि राजा है, और सब उपाधियाँ मिलती थी। और कोई उपाधि और कहीं से लेना चाहते हैं आप, जैसे विदेशों से मिलती है, आप लोग पढ़ते हैं ना, हाँ, तो राष्ट्रपति की अनुमति से। जैसे होता है ना कि अभी मोदी जी गए थे, उनको मिली है ना, किस देश में गए थे? यूएस के अलावा और कहीं गए थे? पापुआ न्यू गिनी गए थे, मिस्र गए थे, पापुआ न्यू गिनी गए थे। हाँ, उनको मिली है। जैसे पिछले साल कई लोग फ्रांस की देखेंगे, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो अक्सर इंडियन को दिया जाता है। उसमें एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकते हैं। और
और कई लोगों को डॉक्टरेट की उपाधियाँ दी जाती हैं, मानद उपाधि, वो भी ले सकते हैं। और शैक्षिक रूप से जो उपाधियाँ मिलती है, आप कोर्स करिए, पढ़ाई करिए, उससे उसमें रोक नहीं है। फिर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएँ हैं। 6 स्वतंत्रताएँ हैं, ठीक। पहले 7 थी, 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। वो कैसा अधिकार हो गया है? लीगल अधिकार हो गया है। क्या कर रहे हैं? 300 में है तो संपत्ति का अधिकार है, वो लीगल राइट है, वो मूल अधिकार नहीं, तो हम कर रहे हैं, मूल अधिकार नहीं है। अब इस तरह हम लोग मूल अधिकार जब चर्चा करेंगे, आगे विस्तृत पढ़ेंगे, ये विशेषता में हम केवल आउटलाइन बता रहे हैं, ठीक। फिर 20 है। 20 कुछ अपराधों को लेके जो है अपराध, उनसे संरक्षण के लिए। और 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और 21 इस समय इतना विस्तृत हो चुका है, जिसको क्या कहते हैं? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। और इसमें समय समय पर मतलब इतने बात के से माध्यम से केस के हर तरह के अधिकार इसमें शामिल होते जा रहे हैं। पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। अगर 21 ही हम लोग पढ़ने लगे तो 4 दिन चलेगा 21। अनुच्छेद 21 के रेट में केवल इतना ही है कि किसी भी व्यक्ति को उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में यही सब यूज किया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक का मतलब कि जो शरीर के लिए हमारी स्वतंत्रताएं हैं, वंचित नहीं किया जा सकता बिना सम्यक प्रक्रिया के। वंचित किया जा सकता है लेकिन सम्यक प्रक्रिया के। इसका ये सब यही यूज किया गया है। और अनुच्छेद 21 इस समय बहुत ब्रॉड हो गया है और इसका आयाम बढ़ता जा रहा है। जैसे इसमें केस आई थी मेनका गांधी केस, इसमें सब यूज कर दिया गया था कि मानव को, मनुष्य को मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस में मानव गरिमा, मानव गरिमा क्या हो गया? मनुष्य के सम्मान। आप बताइए। सम्मान। तो सम्मान में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। सम्मान में बहुत चीजें आ गई ना कि हमको बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई हो, गाड़ी मिले, घूमने का अधिकार हो, सब कुछ इसमें जितने अधिकार हैं सब शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि जो अधिकार शामिल है उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। इसमें पढ़ेंगे आप लोग कम से कम 50-60 केसे हैं इसी, जिसमें एक से अधिकार शामिल किए गए हैं। ये शिक्षा का अधिकार है। मोहिनी जैन केस दिए, उसमें एक लड़की थी कर्नाटक राज्य में, उसको फीस वहाँ बहुत ज़्यादा लग रही, वो दे नहीं पा रही, वो चली गई कोर्ट। उसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, यह जीवन का अधिकार है। इनको जितनी फीस थी उससे कम करा के उसका एडमिशन कराया गया, तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। और उसी के बेस पर अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ना, इनके लिए निःशुल्क शिक्षा, वो भी मूल अधिकार हो गया। फिर चिकित्सा का अधिकार भी मूल अधिकार है। लेकिन ये सब कैसे शामिल किए गए? संविधान में केवल इतना ही लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता बिना सम्यक प्रक्रिया के। ये सब कोर्ट के माध्यम से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हुई है अनुच्छेद 32 के तहत, या हाई कोर्ट में कोई केस हुई है अनुच्छेद 226 के तहत। जैसे चिकित्सा का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है।
इसमें एक बात था परमानंद कटारा वाला। उसमें एक व्यक्ति जा रहे थे अपने साधन से, उनकी टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया। और जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल वाले उनको ले नहीं रहे थे। देखते आप लोग ना कि हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट जब व्यक्ति जाता है तो जल्दी हॉस्पिटल वाले लेते हुए याना खान करते हैं, कहते हैं पुलिस का मामला होगा। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोई भी व्यक्ति घायल होकर आए तो उसके पहले चिकित्सा की जाए, और जो पुलिस की कार्रवाई और कागजी कार्रवाई है वो सब बाद में किया जाए। इससे शामिल हो गई चिकित्सा का अधिकार, विदेश भ्रमण का भी अधिकार है। इसमें मतलब एक बहुत से अधिकार है, और उसको हम ये अभी बोल दे रहे हैं, जब 21 पढ़ा जाएगा उन अधिकार तो उसको हम एक एक पॉइंट करा देंगे। जीविका का अधिकार भी शामिल है उसमें। अभी नया नया अधिकार क्या इसमें आया, अभी सबसे लेटेस्ट निजता का अधिकार। कोई व्यक्ति अपना निजता का अधिकार बनाए रख सकता है। एक भूलने का अधिकार इसमें आया है पिछले साल, उसी में आया, उसी से निजता में ही भूलने का अधिकार। इसमें कोर्ट ने कहा कि कोई चीज़ आप भूल जा रहे हैं तो आपको बात नहीं किया जाएगा कि आप याद करिए किसी मामले में। आपका मूल अधिकार है कि आप भूल सकते हैं। इसके पहले राइट टू इंटरनेट आया था, इंटरनेट का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को। इसमें बहुत से अधिकार हैं, आप लोग पढ़ेंगे। इसके लिए बल्कि एक बुक आती है जय नारायण पांडे की, संविधान की, जय नारायण पांडे की आती है संविधान की। उसको पढ़ेंगे तो उसमें जितना केस के माध्यम से जो अधिकार शामिल किया गया है आप लोगों को मिल जाएगा। और हम इसको कराएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो जो मेन है उसका केस और वो लिखवा दें 21 का 2-4-10 लिखना चाहेंगे आप? बिल्कुल लिखिए। 21 को पहले नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहा जाता है इसको? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। विशेषता पढ़ा ये विशेषता में ही पढ़ा रहे हैं, उसको हम मूल अधिकार है विशेषता में थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं। 4 क्लास लेना है विशेषता में। जब सिलेबस है तो उसको हम थोड़ा सा जो बता रहे हैं इसी को कर दे रहे हैं, नहीं तो विशेषता तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, एक लाइन बताएं। इसीलिए हम बाद में रिवाइज भी आप लोग करते हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। विशेषता चल रहा है तो मूल अधिकार ही चलने लगा। 3-4 विशेषताएं हो गई थी मूल अधिकार। अब इसके बाद हम नीति निर्देशक तो पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ बताएंगे तो आप कहेंगे नीति निर्देशक विशेषता क्या है। जो संविधान में चीज़ें वही तो विशेषता इसकी है। तो इसको हम बहुत शार्ट में ही पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि 21 बहुत विस्तृत पढ़ा रहे हैं, 21 बहुत बड़ा है। आप बुक देखिएगा, कोई लक्ष्मीकांत की बुक में मत देखिए। संविधान की जो उस तरह की बुक आती है, जय नारायण पांडे की आती है और आती है जय जयराम उपाध्याय की आती है, जब उसमें आप देखेंगे 21 कम से कम 50-60 पेज 100 पेज होगा, और इतने अधिकार उसमें शामिल किए गए हैं। और किस वजह से शामिल करते गए, वही मेनका गांधी बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। मेनका गांधी मानव गरिमा में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप लोग कहिए कि हम लोग व्यवस्था किया जाए, मानव गरिमा AC लगे तब पढ़ा जाए, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ें रीजनेबल होना चाहिए। एक शब्द यूज होता है रीजनेबल, रीजनेबल होना चाहिए कि जो हाँ ठीक है कि इसके बिना काम नहीं चल रहा है। और वैसे मानव गरिमा में तो बहुत चीज़ें मिल जाएगी, तब भी मानव गरिमा जो है वो संतुष्ट नहीं होती। मानव का ऐसा स्वभाव है, कोई संतुष्ट हो जाएगा नहीं। अनुच्छेद 21 में 2-4 लिख लीजिए, फिर हम जब पढ़ाएंगे हो गया वो। इसमें शिक्षा का अधिकार, मतलब 2-3 जो इम्पॉर्टेंट है वो लिख लीजिए। शिक्षा का अधिकार मोहिनी जैन
वर्सेस कर्नाटक राज्य बनाम कर्नाटक राज्य। कभी कभी पूछ लेता है ना कि किस केस में किया गया। किसके बनाम सर? कर्नाटक राज्य नहीं, पहले से मोहिनी जैन। मोहिनी जैन। ऐसे लिख लिया गया कि इन अधिकारों को मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है। मोहिनी जैन। चिकित्सा का अधिकार, परमानंद कटारावाद, परमानंद कटारावाद। मेनका गांधीवाद। वाद का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? केस हो गया जैसे कहा गया। जैसे कल एक केस बताए थे आप लोगों को ना, केशवानंद भारती, वो बार बार पूछता है क्या आपने, उसमें किस चीज का दिया गया सिद्धांत? मूल ढांचा का। और इसमें अब तक का सबसे बड़ा बेंच बैठा था जो जजों का, 13 जज। ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा बेंच कौन बना है? केशवानंद भारती बात नहीं बना। चिकित्सा का हो गया। और मेनका गांधी का लिख लीजिए। मेनका गांधीवाद में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार। और बहुत से अधिकार हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है, तो उसको रहने देना। जैसे 2-4 हमको लगे हैं क्यों है शिक्षा स्वास्थ्य ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत है। एक बात है बिहार का, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, उसमें है कि व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन है कि व्यक्ति को स्वच्छ वायु और जल और स्वच्छ पर्यावरण रहना चाहिए। लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको बता दिए इम्पॉर्टेंट यही 3-4 है और है सब। जब पढ़ाएंगे हम तो उसमें और मूल अधिकार एकदम चलेगा। अब अगला इसमें लिखिए, नोट करिए। 22 में है, 22 है, 23 है, तो इसको छोड़ दे रहे हैं तब ठीक। सर आप बोले 21 में इतना ढेर सारा, 21 में बोले इतना ढेर सारा, 3 बहुत है, लेकिन उसको आगे पढ़ाएंगे। जब यहीं पढ़ाने लगेंगे तो फिर ये विशेषता चल रही तो उसी के हिसाब से पढ़ स्टार्ट कर लेंगे। जब मूल अधिकार फिर चलेगा। अब 23 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24। बस ये जानिए। 25 धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण शब्द यूज किया गया है ना, अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो जो भी व्यक्ति अपना कोई धर्म मानता है तो उसको अंतःकरण मतलब कि अंदर से मानता है। अंतःकरण उसी को कहा जाता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। या आपको कोई संविधान ऐसी चीज के लिए बाध्य नहीं करेगा कि जिससे आपकी धार्मिक मान्यताएं जो हैं उस पर ठेस पहुंचे। जैसे कई बार होता है कि आप लोग आगे भी पढ़ेंगे और पढ़ने से भी, एक केरल में मामला आया था, उसमें राष्ट्रगान हो रहा था। राष्ट्रगान में क्या होता है कि आप सावधान हो खड़े रहिए, लेकिन एक बच्चा था वो हाथ बांधे ऐसे खड़ा, वो ईसाई था, क्रिश्चियन, उसको स्कूल से बाहर कर दिया गया। इसने राष्ट्रगान का अपमान किया। लेकिन जब उसके परिवार के लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने उसको अलाउ किया कि नहीं, ये आदर कर रहा था उसका, ये अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार भले वैसे वादा था आज, लेकिन राष्ट्रगान का आदर कर रहा था। समझ रहे हैं बात? हाँ, अब भले यही चीज़ की गई है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि आपको ऐसे चीज़ के लिए बात नहीं किया जाएगा जो आपकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ। इसी को लेके क्या लाया जा रहा है?
यूसीसी का जो चल रहा है इसीलिए चल रहा है। अगर यूसीसी लागू हो गया तो आपकी धार्मिक मान्यताएं वहाँ नहीं रहेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया अगर, तो वैयक्तिक कानून आपके लागू नहीं रहेंगे। सबके वैयक्तिक कानून है सभी धर्मों के यहाँ, उसको पर्सनल लॉ कहा जाता है। जैसे हिंदू हैं तो उनका जो शादी विवाह होता है किसके हिसाब से होता है? हिंदू लॉ के हिसाब से होता है। और हिंदू लॉ में कई लॉ हैं, उसमें मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है। सिख हैं, सिख भी इसे शामिल होते हैं, लेकिन सिखों का भी एक अलग कानून है, आनंद कारज उसका नाम है। मुस्लिम है, उनका है शरीयत के हिसाब से है, उनका मुस्लिम विवाह अधिनियम दूसरा है, उनका उनके हिसाब से है। और हमारे यहाँ कुछ आदिवासी हैं जो शेड्यूल ट्राइब, उनमें भी कुछ मान्यताएं, उनको भी नहीं छेड़ा जाता है। उनको छेड़ा नहीं जाता है कि उनको इसमें शामिल कर लिया जाए। किसी को इस बात बोलेंगे कि अगर ये लागू हुआ ठीक है, शहरों में जो लोग रहते हैं समाज में मुख्य धारा में उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग, उन लोगों को ऐसे पता ही नहीं रहेगा, उनको बात करना बहुत मुश्किल है ना। यही सब समस्याएं हैं समान सिविल संहिता को लागू करने। कई बार में किया गया, जैसे केस में देखेंगे आप, कई केसों में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि उस तरह का, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। एक सब केस में दे दिया तो ठीक है कि इसमें लागू हो गया, लेकिन वो पूरी रूप से कानून बना के भारत में लागू नहीं हुआ। इस पर बात चल रही है, अभी देख रहे हैं उनके बीच बीच में मामला उठता रहता है, समान सिविल संहिता लागू किया है। अभी बता रहे आगे आएगा। कल बताए थे ना कि मूल अधिकार है कि हैं, इसका प्रवर्तन कराया जा सकता है, नीति निर्धारण तत्व में उसका प्रवर्तन नहीं करा। अभी बता रहे हैं जस्ट आगे, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता हो गई थी 25, 26, 27 उसी से संबंधित, और 30, 31, 30 कितना होता है 29, 30 शिक्षा का प्रबंध। और कोई धार्मिक संस्थान चाहे अपने हिसाब से कॉलेज खोल सकता है, कोई संस्थान खोल सकता है, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा नहीं देता। धार्मिक शिक्षा अगर देगा तो उसको सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। जो अभी एक डिसीजन आया था ना कि हर स्कूल में 25% गरीब बच्चों का एडमिशन होगा, सुनेंगे आप 1 साल 2 साल पहले, वो भी इन पे लागू नहीं होता है। इनके लिए छोड़ दिया गया है धार्मिक संस्थाओं के लिए कि आपकी इच्छा हो तो आप उनको शामिल करिए या न करिए। और अनुच्छेद 32 लास्ट में, अनुच्छेद 32 पे मैं कल चर्चा किया था, आज भी बता दे रहा हूँ, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट, उसमें 5 प्रकार की रिट होती है, 5 प्रकार की, उनके माध्यम से किसी व्यक्ति को अवैध विरुद्ध कर लिया गया, संबंधी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उसके माध्यम से वो अभी बताएंगे, विस्तृत अभी पढ़ाएंगे तो फिर आगे ज़्यादा हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रेशर है, प्रतिषेध है और अधिकार परीक्षा। ये पांचों है, पांचों में अलग अलग चीज़ों के लिए हैं। बस ये आप जानिए कि मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 224 में हाई कोर्ट। अब 4 विशेषता हो गई मूल अधिकार करना। अगला नोट करिए, नीति निदेशक तत्व का प्रावधान। नीति निदेशक तत्व का प्रावधान। नीति निदेशक तत्व का प्रावधान, इसका प्रावधान 36 से लेके 51 तक है। और नीति निदेशक तत्व के क्या है? संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं कि जिसपे भविष्य को लेके, मतलब कि जब गवर्नमेंट चाहे कोई भी सरकार तो उस पर कानून बना के वो मूल अधिकार में शामिल कर सकती है। और नीति निदेशक तत्व इसको कहा जाता है किसके लिए? जनता के कल्याण के लिए।
भारत का संविधान कल्याणकारी संविधान है। किस लिए माना जाता है? जो क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई। इसके जो प्रावधान आप लोग पढ़ेंगे ये सब जनता कल्याण से ही संबंधित है। इसी में समान सिविल संहिता भी है। समान सिविल संहिता नीति निर्देशक तत्व में है, लेकिन उसको कानून उसमें बना नहीं है कोई, इसलिए लागू नहीं। अगर वही कानून बन गया तो लागू हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न उठता है कि मूल अधिकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्व? कौन इम्पोर्टेंट है आप लोग के हिसाब से? नीति निर्देशक तत्व। इसमें तो आप उस पर कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, होगा इस पे बहुत विवाद है कि कौन इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, नीति निर्देशक तत्व कि मूल अधिकार। और समानतया लोग बोलते थे मूल अधिकार को, क्योंकि मूल अधिकारों में प्रावधान है कि आपके मूल अधिकारों का हनन होगा, उल्लंघन होगा का कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं। लेकिन इसमें बहुत से केस आए, कुछ केसों में इसको बताया गया कि मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी होगा, कुछ में नीति निर्देशक तत्व। लेकिन लास्ट में जो इस समय स्थिति है उसमें एक आ गया, एक बात था मिनर्वा मिल्स केस, कल भी बताया था, नहीं बताया। केशवानंद भारती में भी ये कहा गया था कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। ये संविधान के दो पहिए हैं, इनके बिना कोई एक पहिया छोटा बड़ा होगा, संविधान बढ़िया से चल नहीं पाएगा। लेकिन फिर लास्ट में सबसे जो मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया कि दोनों में संतुलन रहना बहुत जरूरी है। यही चीज़ उसमें लिख देंगे, यही चीज़ चल रही है। अभी अगर पूछा जाए आपसे कि दोनों में कौन इम्पोर्टेंट है, कहेंगे कि दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में संतुलन होना चाहिए। क्योंकि कोई भी नीति निर्देशक तत्व है उस पर कानून बन गया तो वो प्रवर्तन में आ जाएगा। जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष वाला नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान था ना, मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। निःशुल्क विधिक सहायता है 39 में, 39A में। एक तरह से ये भी 21 के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। लेकिन उस पर कानून नहीं बना, लेकिन एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे किसी भी व्यक्ति को पुलिस पकड़ लिया है तो उसके पास पैसा नहीं है, वो वकील कर सके या वो कर सके, कोई सहायता ले सके, तो इसके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करती है। गवर्नमेंट व्यवस्था करती है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, धन नहीं है, आपकी केस गवर्नमेंट लड़ती है। वही निःशुल्क विधिक सहायता आ जाता है। 39A में है, इसको भी हम मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। इस पे भी निःशुल्क विधिक सहायता में और जगह भी प्रावधान है। जैसे आपको कोई किसी भी व्यक्ति को समस्या होती है तो पहले प्रावधान है कि उसको परिवार को सूचना दी जाएगी, उसके मित्र को सूचना दी जाएगी, या घर वालों को उसको क्यों बंद किया गया है, या किसी मामले में क्यों FIR हुई है। अगर उसके पास कोई वो नहीं है साधारण आय का, उसके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करती है। बहुत से आप लोग पढ़ते होंगे, देखेंगे लिखा रहता है सरकार नहीं, कोई केस है तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार बना, और वो गवर्नमेंट ही लड़ती है, खास करके क्रिमिनल मामले। क्रिमिनल मामले जैसे 2 मामले होते हैं ना, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मामले जो होते हैं संपत्ति उपत्ति का, क्रिमिनल मामले मारपीट हत्या, ये सब मामले जो होते हैं क्रिमिनल मामलों में गवर्नमेंट निःशुल्क सहायता देती है। तो नीति निर्देशक तत्व में सब हो गए थी, और भी कई हैं, लेकिन उसको हम फिर देखेंगे।
अब अगला है मूल कर्तव्य की व्यवस्था। लिख लीजिए, वो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया संविधान में? रूस से। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, बस इतना जानिए। और कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य का आप उल्लंघन करेंगे तो उसके लिए कोई दंड नहीं है। ये है कि आपका कर्तव्य है कि उनका पालन करें। जैसे आपका कर्तव्य है ना कि माता पिता का सम्मान करें, असम्मान नहीं करेंगे तो उसके लिए दंड तो है नहीं कि दंड दिया जाए। ये क्या है? आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है कि आ रहे हैं पढ़ने तो पढ़िए बढ़िया से, और नहीं पढ़ रहे हैं कुछ और कर रहे हैं तो आपको कोई दंडित नहीं कर पाएगा। माता पिता बोध करेंगे, घर पे देखेंगे कुछ दिन कि हाँ क्या रहे क्या पढ़ रहे नहीं, ठीक है, कुछ दिन बाद वो भी छोड़ देंगे। तो मूल कर्तव्य यही है कि अपने अंदर से आपको जो मूल कर्तव्य है 11 उनका करना। उसमें 11 है, बहुत है, जैसे कि वैज्ञानिक सोच रखिए, प्राकृतिक संपत्ति को नुकसान मत पहुँचाइए और पर्यावरण को क्षति मत पहुँचाइए, ये सब हैं। उसको देख लीजिएगा, ठीक। अगर PDF चाहिए होगा तो उसका मिल जाएगा आपको। पेयर है किसी के पास है? कल भी पूछा था, उसमें सब रहता है। चलिए ठीक है, उसको दे देंगे। आगे नोट करिए, ये अनुच्छेद 51 का एक ही अनुच्छेद है। हाँ, 51 का मौलिक कर्तव्य नोट कर लीजिए आप लोग। 51 का जो संविधान में भाग लिखता है रोमन में से लिखता है 4, इस तरह नहीं। जब लिखेंगे आप कहीं एग्जाम में भाग 4 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाया गया है, ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि भाग 4 का, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे लिखने को मतलब माना जाएगा ना, सही नहीं है। जो रोमन हम जानते हैं ऐसे होता है, 4 हो गया, 4। जैसे वही बता रहा था कल ना कि एग्जाम में आप लोग लिखेंगे मेन से, यार अभी ये मैं यही कर रहे हैं, आप लोग कोई कुछ कर रहा है तो वहाँ लिखेंगे तो यही सब यूज करना चाहिए जो बना रहे संकेत। हो गया। अगला है पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? जहाँ किसी सभी धर्मों को हम पंथ को समान रूप से देखें, किसी के साथ भेदभाव नहीं, मतलब किसी को हम बढ़ावा देने की बात ना करें। उद्देशिका में है, उद्देशिका पढ़ेंगे आप लोग जो पढ़ा आगे, उद्देशिका में है ना धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष कहिए या पंथ निरपेक्ष एक ही चीज है। तो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा ना, किसी धर्म को किसी काम के लिए रोका जाएगा कि उससे उसके अनुयायियों को ठेस पहुंचे। इसमें क्या है कि धर्म के प्रति हम तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। आप लोग इस पे देखते हैं काफी राजनीति होती है खूब धर्म निरपेक्ष के नाम पे, लेकिन हमारे संविधान में प्रावधान है कि भारत है धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्म के आधार पर मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको अनुच्छेद 25 में अंतर्करण स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा है कि 25 से 28 जो है वहाँ एकदम राइट 25 मत लिखिए, 25 में बस धर्म निरपेक्ष राज्य।
उसमें अलग अलग है। 25 में अंतःकरण का आनत डाली नहीं तो उसमें 25 से 28 डाल दीजिए। 25 से 28, 25 से 28। और इसमें एक केस आई थी, उसमें भी कहा गया अरोड़ा बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? ये संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। ऐसी के सेंस में देखिए अपनी 44 की भी व्यवस्था की गई है धर्मनिरपेक्ष के हिसाब से ही। 44 क्या है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता ये कहती है ना कि सबके लिए, किसी धर्म के हो उनके लिए एक कानून होगा। किसी धर्म के हैं आप, एक कानून होगा, और एक कानून रहेगा तभी तो आप धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। इसी चीज को लेकर विवाद रहता है कि जब धर्मनिरपेक्ष है तो उसको लागू कर दिया जाए। इसमें और प्रावधान है। ठीक, अब अगला नोट करिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत की संसदीय प्रणाली में कितने भाग हैं? 3 है। कौन कौन? न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है ना, वो दोनों एक दूसरे से कार्यपालिका होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद को ही कार्यपालिका करते हैं, जो मंत्री बनते हैं। और व्यवस्थापिका क्या है? लोकसभा राज्यसभा जो सब व्यवस्थापिका, उन्हीं से तो मंत्री बनते हैं। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो न्यायपालिका है वो अलग है, वो स्वतंत्र है। और न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी न्याय सही हो पाएगा। न्यायपालिका जो है भारत की, वो स्वतंत्र है। इसीलिए अभी देखिए आ रहा था NGAC, न्यायिक नियुक्ति आयोग, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बढ़ रहा था कि जजों की नियुक्ति होगी तो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। जैसे उसके नियुक्ति में 8 सदस्य थे, प्रधानमंत्री भी था, विपक्ष का नेता भी था, कानून मंत्री था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और वरिष्ठ। लेकिन इन लोग इसमें राजनीतिक व्यक्ति भी आ जा रहे थे। अभी तक कैसे जजों का नियुक्ति होती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोलेजियम से। अब कोलेजियम क्या है? 4 न्यायाधीशों का वो बनता है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हीं का एक कमेटी रहती है। वो जिसको चाहते हैं अपना चुनते हैं। इसीलिए इसमें आरोप कई बार लगता है कि न्यायपालिका में बहुत भाई भतीजावाद है। जब वो लोग चुनते हैं तो कोई उनका वो है आरोप लगता है कि अपने लोगों को चुन लेते हैं। इसीलिए पिछली गवर्नमेंट ने लाया था न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको हम लोग अब करेंगे नियुक्ति। केवल न्यायपालिका जो होगी वो अपनी राय देगी कि हाँ इसको, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। वो कानून लागू नहीं हुआ। वो संविधान संशोधन हो चुका था, सब कुछ पास हो चुका था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। संविधान का संरक्षक कौन है? भारत का सुप्रीम कोर्ट। मतलब संविधान का कोई भी किसी भी चीज का उल्लंघन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। संविधान का संरक्षक ही है।
और एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब एक हायरार्की चलती है। सुप्रीम कोर्ट का पर्यवेक्षण किस पे रहता है? हाई कोर्टों पे रहता है। हाई कोर्टों का जो है निचली अदालतों पर रहता है। और न्यायपालिका ही ऐसा हो है कि वहाँ पे हायरार्की का बहुत महत्व होता है। थोड़ा सा आपको पता लगेगा, कोई निचली अदालत का जज थोड़ा सा कोई आरोप लग जाता है, उसको हाईकोर्ट से तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। वहाँ पे मतलब मॉरलिटी के भी बहुत अन्य विभागों की तुलना में न्यायपालिका में भी दिखती है। लोगों को भरोसा है, कितना आरोप लगता है, लोग कहते हैं ना कि चलिए कोर्ट चलते हैं। कोई चीज़ होती है, कोई किसी के साथ अन्याय हुआ, किसी का एडमिशन नहीं हो पाया, किसी का कुछ हो गया, वाद विवाद हो गया परिवार में, संपत्ति का, नहीं कहते हैं कोर्ट चलते हैं। क्यों कोर्ट जाते हैं? क्योंकि कोर्ट पे उनका इतना विश्वास है कि वो निष्पक्ष है, हमको हमारे अधिकार को दिलाए, इसीलिए जाते हैं। अगला पॉइंट नोट करिए, वयस्क मताधिकार का अधिकार। वयस्क मताधिकार का अधिकार या वयस्क मताधिकार ही लिख लीजिए। संविधान में व्यवस्था की गई कि जो भी व्यक्ति वयस्क है, 18 वर्ष को पूरा कर लिया है, वो मतदान कर सकता है। सभी देशों में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं है। बहुत से देशों में, कई देशों में शिक्षित लोगों के लिए है केवल, लेकिन यहाँ क्या प्रावधान है इंडिया में? जिसकी उम्र 18 साल हो गई उसको मत देने का अधिकार मिल जाएगा, उसका निर्वाचन कार्ड बन जाएगा, वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। बस का अभ्यास करेंगे। पहले इसमें आयु कितनी थी? मतलब 21 वर्ष, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। 89वां 1989 में 61वें संविधान संशोधन से, इसको नोट कर लीजिए, एक बार पूछ लेता है, नोट करिए। मत देने की आयु या मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के अनुसार। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 21 वर्ष से घटा के अपने लिख लीजिए जैसे भी 18 वर्ष कर दी गई। इसको चुनाव सुधार माना जाता है। जब चुनाव सुधार होता है ना, उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, कुछ दिन बाद उन्होंने पंचायती राज लाया 1989 में अपनी की है। हाँ नहीं, राजीव गांधी 1989 ये चुनाव हो गया। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 21 वर्ष से आयु घटा के मतदान के 18 वर्ष कर दी गई। ये अनुच्छेद इसका इस तरह प्रावधान नहीं है, लेकिन 326 हाँ वही ना, 324 में निर्वाचन आयोग 326 होगा, देख लीजिएगा उसको। उसमें एकदम दिया 18 वर्ष है, 326 इसीलिए इसको इस पे क्वेश्चन आता है। अभी बताया मैंने, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक राइट, लीगल राइट। अब अगला नोट करिए, एकल नागरिकता, एकल या इकहरी नागरिकता। एकल नागरिकता भारत में कैसी किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त है। एकल मतलब इकहरी, एक ही। जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं और एक
भारत के भी है, हमको दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी, दोनों जगह मिलेगी। हम एक ही जन के नागरिक हैं, भारत के। हाँ, उसी को एक हरी नागरिकता या एकल नागरिकता कहते हैं। लेकिन कुछ देशों में दोनों जगह मिलती है। अमेरिका में जैसे वहाँ पे दोहरी नागरिकता मिलती है, स्टेट की भी और केंद्र की भी। आप यहाँ भी कह सकते हैं कि यहाँ तो हमको मिलती है नागरिकता यूपी की भी, लेकिन वो इसलिए मिलती है कि नौकरी के लिए और कामों के लिए, किसी योजना का लाभ लेने के लिए, और इस आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा और चीज़ों में, किसी चीज़ में कि आप उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार के हैं, आप बस भारत के नागरिक। हाँ, एकल नागरिकता। अगला नोट करिए, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान या आपात उपबंध। आपातकालीन प्रावधान, इसका मतलब है आपको आपातकालीन प्रावधान क्या होता है। जैसे कोई गवर्नमेंट है, आपातकाल तीन प्रकार का होता है। पहले आपातकाल समझ लीजिए क्या आपातकाल। गवर्नमेंट आपात से क्या मतलब होता है, कोई विपदा लग रहा है ना, हिंदी में इसका क्या हुआ, मतलब कि कोई आपातकाल, बहुत जल्दीबाजी में कोई चीज, कोई समस्या हो, क्या आपातकाल का मतलब कि कोई विपदा है या समस्या है, उसी को आपातकाल कहते हैं। इसका प्रावधान गवर्नमेंट के लिए किया गया है कि जब गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट कैसे बनती है, जब उसके पास जो भी आंकड़ा है बहुमत का, बहुमत रहना चाहिए। बहुमत नहीं है तो उसको आपातकाल लागू कर दिया जाता है। या गवर्नमेंट में बहुमत भी है तो कई परिस्थितियों में अगर कानून व्यवस्था सही नहीं संभाल पा रही है, तब भी आपातकाल लागू कर दिया जाता है। आपातकाल का मतलब एक ये भी होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, जैसे किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया तो इसका मतलब वहाँ आपातकाल लग गया। और आपातकाल तीन प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य और वित्तीय। अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल या केंद्रीय राज्य का और वित्तीय, ये 352 अनुच्छेद में और ये 300 और ये 360 वित्तीय आपातकाल। ये बस आप लोग नोट कर लीजिए, तीन प्रकार का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राज्य आपातकाल राज्य में 356 और वित्तीय 360। राष्ट्रीय में क्या होता है, केंद्रीय सरकार में, जैसे भारत में जब आपातकाल लागू होता है तो उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, और राज्य में जब लागू होता है तो उसको राज्य का आपातकाल कहते हैं। 356 में केंद्र में आपातकाल बहुत कम लगा, 2 बार लगा है, 3 बार, एक बार आंतरिक जरूर लगता है, और राज्यों में अक्सर लगता रहता है। किसी भी राज्य में, इस समय तो काफी दिन हो गए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अभी नहीं लगा। इस समय किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं, 2-4-5 सालों हमने हमको लग रहा है, 10 साल में। लेकिन पहले राष्ट्रपति शासन बहुत लगता था। जब कोई राज्य अपने संवैधानिक तंत्र उसका विफल हो जाता है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए यूपी में बहुत दंगा फसाद होने लगे, मारकाट होने लगे और गवर्नमेंट संभाल न पाए, तो केंद्र एक बार चेतावनी देगा। केंद्र एक बार
चेतावनी देगा। चेतावनी 355 में दिया जाता है, अनुच्छेद 355 में कि अब संभालिए अपनी सत्ता को, जैसे कानून व्यवस्था अमन शमन चाहे कायम। अगर नहीं होता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को हटा के राष्ट्रपति को सब अधिकार दे दिया जाता है। जैसे अभी देखिए हाल में जम्मू कश्मीर पे लगा था ना, अब तो जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग राज्य हो गए केंद्र शासित, लेकिन इसके पहले लगा था जब वहाँ गवर्नमेंट बीजेपी और टीडीपी की थी, तो दोनों में कुछ विवाद हो गया सत्ता को लेकर, फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अब तो जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो जम्मू कश्मीर बना दिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कि जैसे अब उधर ज़्यादा दिक्कतें होती है प्रशासन की लगती, थोड़ा अराजकता भी अधिक है और भौगोलिक क्षेत्र भी वहाँ पे जो है बड़ा दुर्गम है। जैसे कुछ एरिया वहाँ पे ऐसे है कि कई किलोमीटर तक आपको कोई दिखेगा ही नहीं, तो ऐसे क्षेत्रों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है कि प्रशासन करना और संभालना आसान है, इसलिए बांट दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस पर हमेशा केंद्र का अधिकार रहेगा, पर्यवेक्षण रहेगा। हाँ, और जो बहुत सुगम क्षेत्र होते हैं उसमें बहुत बड़े क्षेत्र पे शासन किया जा सकता है, लेकिन जहाँ बहुत प्रॉब्लम है, लद्दाख में देखेंगे, लेह लद्दाख में 12 महीने में 6-7 महीने बर्फ से ही ढका रहता है। कुछ ऐसी पहाड़ियाँ इन लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो वहाँ कौन रहता है? केवल आर्मी रहती है, इसका भी हो रहा होगा, और वहाँ अराजकता काफ़ी रहती है। जब देखेंगे तब बीच बीच में आतंकवादी घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं, तो आर्मी को ही संभालना है तो अपना उनका विचार रहा होगा, तो उसके लिए हटा के उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्या बता रहा था मैं? राज्य में आपातकाल एक हो गया आपातकाल, ठीक है लोग था। वित्तीय आपातकाल जब वित्तीय अस्थिरता होती है, जब वित्तीय अस्थिरता होती है, राज्य में धन नहीं है, तब वित्तीय आपातकाल। एक बार अभी जैसे बीच में बहुत कोरोना काल में चर्चा थी कि वित्तीय आपातकाल लग सकता है ना, लेकिन लगा नहीं। 360 में है प्रावधान वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता है, कोई नई योजना नहीं शुरू की जाती है। जब धन नहीं रहेगा तो आप कहाँ से कुछ करेंगे? इसमें कुछ व्यक्ति जैसे वित्तीय आपातकाल में भी छूट प्राप्त है कि जजों को मिलता रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हैं, राष्ट्रपति को वेतन मिलता रहेगा। तो इच्छा तो छोड़ना चाहे तो बात दूसरी है कि हम छोड़ दे रहे हैं, धन कमी है, लेकिन उन लोगों को मिलता रहेगा। और सबका वेतन और समस्याएँ ये सब है जो योजनाएँ चल रही हैं। अब ये योजना क्या है? सब्सिडी पे ही चल रही है। ये जो कोचिंग की योजना है क्या है? इस पर गवर्नमेंट नहीं अपना पैसा खर्च कर रही है, ये आप लोग फ्री में करा रही है कोचिंग। ये सब क्या है? क्या किसकी? आप तेज बोलिए, खड़े होकर बोलिए। हाँ वही कर रहे हैं जी, जन कल्याण की ही व्यवस्था हो, तो हम बता रहे हैं ना। ये क्या, इस पे गवर्नमेंट ही पैसा खर्च कर रही है, वो अपने पूरे संसाधन से एक तरह से फ्री में। आप जहाँ फ्री में चीज़ें मिलती है लोग लेना नहीं चाहते। राशन लेना और शिक्षा लेना बहुत दूसरी चीज़ है। आपका राशन कोई घर का गया लेते आएगा, लेकिन आपके जगह पर आपके घर के बच्चे नहीं पढ़ने चले आएंगे। नहीं, भाई की बात है कि जाओ मेरे आज क्लास मेरी पढ़ लो। राशन और शिक्षा में बहुत अंतर है। और जैसे बच्चे हैं इलाहाबाद जाते हैं 20,000 30,000, दिल्ली में लाखों रुपए दे के कोचिंग पढ़ते हैं। कोई रहे, हमें जब जहाँ पैसा दे देंगे तो दबाव होता है कि पैसा दिए पढ़ना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में लोग बच्चों को क्यों भेजते हैं? वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, एक दबाव बना रहता है, थोड़ी सी वहाँ पे एक डिसिप्लिन।
लेकिन उनके जो टीचर हैं सरकारी स्कूल से अच्छे नहीं हैं। यस सर। जो हमारे यहाँ प्राइमरी में जो टीचर हैं उनसे प्राइवेट वाले अच्छे नहीं हैं। वो पूरी डिग्री लेके एग्जाम पास करके जाते हैं। प्राइवेट में क्या है, कोई पढ़ा रहा है, बस एक टाइमिंग उनका थोड़ा सा डिसिप्लिन और बाहरी वातावरण जो दिखाया जाता है कि ड्रेस में आना है, गुड मॉर्निंग करना है, ये सब चीज़ें ज़्यादा है। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है क्या, इससे अच्छा वहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर फ्री प्राइमरी शिक्षा मिलती है, बुक भी मिलती है, यहाँ तक कि भोजन भी मिलता है। अब तो प्राइमरी स्कूलों को आप देखिए बहुत अच्छे बन गए, लेकिन कोई पढ़ाना नहीं चाहता है बेटी। चलिए अब क्या चल रहा था, राष्ट्र वित्तीय आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय सर जा सकते आपातकाल हैं? क्या कोचिंग जाना है, लेट हो रहा है। जाइए। और वित्तीय आपातकाल इसको कहाँ के संविधान से लिया गया? जर्मनी सर, वित्तीय अमेरिका से किया गया। वित्तीय नहीं, पूरे आपातकाल की बात। जर्मनी के वाइमर कर जर्मनी। ये क्वेश्चन जिसे आता है बार बार। अगला नोट करिए, सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप पहला दिन भी बताया था, क्या होता है? वो तो संसद करती है, वो तो ठीक है। सरकार के संसदीय स्वरूप, सरकार जो है जैसे यहाँ क्या है इंडिया का सरकार लोकसभा के संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया इंडिया का? ब्रिटेन से। तो जैसे ब्रिटेन में क्या है, दो हाउस है, लॉर्ड और कॉमन सभा, लॉर्ड सभा और यहाँ इंडिया में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। यहाँ का और इंग्लैंड का जो संसदीय सिस्टम देखेंगे लगभग सेम है। राज्यसभा और इंग्लैंड में क्या है, राज्यसभा इसके उच्च सदन है, और दूसरा क्या है, लोकसभा, इसको निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा ये उच्च सदन है, हमारे निम्न सदन। लेकिन लोकसभा को एक और नाम दिया गया, इसको कहा जाता है लोकप्रिय सदन, क्योंकि जो इसके सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुन के आते हैं, जनता द्वारा वो सीधे चुन के आते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कई माध्यमों से चुने जाते हैं। कुछ को डायरेक्ट चुनते हैं संसद के सदस्य ही, कुछ को विधानमंडल जो राज्य विधानमंडल के हैं वो चुनते हैं, कुछ में ग्राम पंचायतों के सदस्य चुनते हैं। ऐसे है कि 1/3, 1/3। और इन दोनों में एक और अंतर है, ये जो लोकसभा जो है कभी डिजॉल्व नहीं होती, भंग। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा जो इसका सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल 6 वर्ष, और लोकसभा 5 वर्ष। लोकसभा 5 वर्ष में भंग हो जाती है, या बीच में कभी भी भंग हो सकती है। अगर राष्ट्रपति चाहे जब किसी दल को बहुमत न प्राप्त हो कभी भंग कर सकता है।
लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। ये हो गया इसकी विशेषताएं। ठीक, हम आप लोग कहे तो बहुत 60 में कर दिए भी, और इसमें भी जोड़ना चाहे विशेषताएं में जो जो प्रावधान है वही सब है, और उत्तर तो है नहीं कुछ। अब इसकी आलोचना भी होती है, वो भारत के संविधान की आलोचना भी होती है। तो आलोचना में क्या होता है, जैसे कहते हैं कुछ विचारक हैं, वो तो वकीलों के स्वर को इसलिए कहते हैं कि इतना इसमें कॉन्फ्लिक्ट है कई जगह, ये वकीलों का स्वर कहा जाता है इसको। कुछ कहते हैं कि उधार का एक पुलिंदा जो इसके प्रावधान है, जैसे सोर्स पढ़ा रहे थे अब ना, अभी हर चीज को देखिए कहीं कहीं से लिया ही गया। संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिए गए, कोई चीज है हर जगह से ली गई है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, यहाँ के स्वरूप में ढालने की कोशिश की गई। और भारत इतना बड़ा देश है और इतना यहाँ विविधता है, इसीलिए इसमें ऐसा भी प्रावधान किया गया है मूल अधिकार में, जैसे 21 में ही कि कोई चीज हो, नीति निर्देशकता तो व्यवस्था इसीलिए की गई कि भविष्य में कोई चीज हम न शामिल कर पाए हों तो उसमें शामिल कर लेंगे। एक तरह का एकदम बना के कठोर संविधान यहाँ नहीं चल सकता। कुछ लोग इसकी भी आलोचना होती है कि भारत का संविधान बहुत लचीला है, बहुत ज्यादा संशोधन होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे समय के हिसाब से संशोधन की जरूरत पड़ती रहती है, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, तो इसलिए इसमें समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत कठोर बन जाएगा, इसमें परिवर्तन नहीं हो पाएगा। चलिए अब कल देखते हैं आगे हम, लाइट भी चली गई।